सारणिक 12 लेवल का है, तो इसको पढ़ेंगे। और सीधा सीधा देखा जाए तो सारणिक में सवाल के कई तरीके होते हैं और इसकी जनरली प्रॉब्लम आसानी पूछी जाती है, तो अगर आप इसको ढंग से तैयार करते हैं तो आसानी से इसकी प्रॉब्लम आप एग्ज़ाम में कर सकते हैं। तो हम बेसिक से शुरू करते हैं इसको। तो सबसे पहले सारणिक का क्रम है जो, उसको समझते हैं। तो क्रम में पंक्ति और स्तंभ के हिसाब से हम इसका क्रम डिफाइन करते हैं, और पंक्ति को पहले लिखा जाता है और स्तंभ को बाद में लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे 1 और 2 पंक्तियाँ हैं और 2 स्तंभ हैं, तो ये 2x2 सारणिक 2 क्रम का कहलाएगा। ठीक है, इसका 3 क्रम है। एक्चुअली सारणिक हमेशा वर्ग आव्यूह से ही बनता है, यानी पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान होती है यहाँ पे, तभी डिटरमिनेंट डिफाइन होता है। और अभी आव्यूह में आप आगे पढ़ेंगे तो वहाँ पे क्रम में पंक्ति और स्तंभ अलग अलग हो सकते हैं। अभी आपका ये सारणिक का नोटेशन होगा इस तरह, मॉड की तरह, और इधर जो लिखे होंगे ये इसके अभी आप कहलाएंगे। तो यहाँ हम देखें अगर, तो देखिए जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं ये आपकी R1 R2 R3 कहलाती हैं। R1 ये R2 और ये R3। और जो वर्टिकल कॉलम्स हैं वो ऐसे होते हैं C1 C2 और ये C3, ये कॉलम्स होंगे। तो कॉलम्स का मतलब है C1 C2 C3, और रोज का मतलब है R1 R2 R3, मतलब पहला रो, दूसरा रो और तीसरा रो। ये हॉरिजॉन्टल होंगे रोज ऐसे, और कॉलम्स आपके वर्टिकल होंगे। तो ये वर्ग आव्यूह होगा हमेशा, यानी पंक्ति स्तंभ की संख्या यहाँ पे बराबर दी होगी, तो हम उसका क्रम n कहेंगे, यानी n/n का होगा ये। और यहाँ पे देखिए 3/3 है, 2/2 है, तो 3/3 का ज़्यादा यूज होता है। तो यहाँ पे देखिए 2 क्रम का एक सारणिक लिया है, तो इसको आव्यूह से ही डिफाइन करते हैं। पहले हमने आव्यूह लिया 2/2 का, तब आव्यूह एक ही सारणिक को हम निम्न प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। तो डिटर्मिनेंट से ही आव्यूह को हमेशा क्रम में यहाँ पे इसको n/n लिखा जाएगा, लेकिन जब डिटर्मिनेंट बनेगा तो वर्ग आव्यूह से ही हम डिटर्मिनेंट बनाएंगे हमेशा। और 2/2 का सारणिक मान लीजिए a से हमें ये बना, और इसका एक्सपांसन होगा ये गुणा ये माइनस ये, यानी पहले इस वाले एलिमेंट्स का गुणा होगा और माइनस फिर दूसरे नंबर पे इनका गुणा होगा। और अभी हम चिन्ह के बारे में और बात करेंगे। और ये इन रो को भी अगर हम देखना चाहें, जैसे A B C मैंने अभी जस्ट पहले लिया था X Y Z, तो इसमें AIJ के हिसाब से एलिमेंट को डिनोट किया जाता है। AIJ को पढ़ते हैं आयमी पंक्ति का जेमा अवयव। जैसे मैं Y की बात करूं तो ये तीसरी पंक्ति का दूसरा अवयव है, यानी ये A32 है। ठीक है, तो ये पंक्ति को शो करता है और ये स्तंभ की संख्या को शो करता है। तो एलिमेंट भी पर्टिकुलर हमें पता होना चाहिए। जैसे n है तो ये A23 है, दूसरी पंक्ति का तीसरा अवयव है। इस तरह भी चीज़ें क्लियर हों, जैसे इधर नोटेशन लिया गया है। अब 2/2 का हमें सारणिक अगर प्रसार करना है तो बस पहले इनका गुणा और माइनस 3 गुणा 5 और माइनस 2 गुणा -1, तो आपका ये 15 -2 ये 13 आ जाएगा। ज़्यादातर प्रॉपर्टी हम 3/3 से सीखने की कोशिश करेंगे। और चलिए ये है 3/3 का। इसका हम अगर एक्सपांसन भी करना चाहें तो एक्सपांसन आपने पहले फिजिक्स में पढ़ा होगा क्रॉस प्रोडक्ट में। तो ये जो चिन्ह होते हैं, चिन्ह पे हम थोड़ा बात करना चाहेंगे। तो चिन्ह आपका जो गवर्न होता है वो इसके हिसाब से होता है -1 की पावर i + j से। इससे हमें पता चलता है कि जिसके अलॉन्ग हम प्रसार कर रहे हैं वो धन रहेगा कि ऋण। तो ये निर्भर करेगा आपका i और j पे। अगर i + j जब सम होगा तब इसका मान 1 हो जाएगा, और जब ये विषम होगा यानी +1 कह दीजिए और इसका मान -1 हो जाएगा, या सिर्फ माइनस चिन्ह भी कह सकते हैं जब i + j विषम होगा। तो इस आधार पर हम किसी भी स्तंभ और पंक्ति के अबाउट इसको एक्सपांड कर सकते हैं। ठीक है, और ये चिन्ह यहाँ पर इसी तरह दिखाए गए हैं। देखिए ये धन ऋण धन यहाँ तोड़ते हैं, अगर इसके अलॉन्ग तोड़ते हैं तो ऋण धन ऋण। ये ऋण इसलिए आया है क्योंकि ये A21 है, और A21 का मतलब है i का मान 2 और j का मान 1, और -1 की पावर जब 2 + 1 होगा तो -1 की पावर 3 होगा, दैट इज -1, तो इसलिए माइनस लिया गया है। तो इस आधार पे हम चिन्ह आसानी से डिफाइन कर सकते हैं। तो किसी के भी पढ़ता हम इसका फिर प्रसार कर सकते हैं।
इन्होंने देखिए द्वितीय पंक्ति के हिसाब से यहाँ दिखाया है, यानी इसके अलॉन्ग इन्होंने प्रसार किया है। द्वितीय पंक्ति के हिसाब से A3 B3 और C3 तृतीय पंक्ति, सॉरी तृतीय के मतलब ये R3 के अलॉन्ग इन्होंने एक्सपांड किया है। तो पहले A3 आएगा, फिर B3 आया है, ये माइनस हुआ है, ये प्लस हुआ है। तो ये आप इस तरह समझ सकते हैं, ये A31 है, ये A32 है और ये A33 है। तो ये नेगेटिव रहेगा, बाकी दोनों पॉजिटिव रहेंगे। तो आप किसी के भी परता प्रसार कर सकते हैं। उपसारण उसी तरह बनाएंगे छोड़ के। तो इसको यहाँ देख सकते हैं हम, देखिए सारणों का प्रसारण करते समय -1 की पावर i प्लस जे से गुणा के स्थान पर हम i प्लस जे के सम या विषम होने के अनुसार +1 या -1 से गुणा कर देते हैं। इसी की अभी हमने बात की है। अब कुछ उदाहरण है, यहाँ पे इनकी वैल्यू निकालनी है तो सिंपली बस इसका एक्सपांड कर देंगे, इनका गुणा होगा माइनस इनका होगा x - 1 इंटू एक्स माइनस x - 1 इंटू एक्स प्लस 1। तो यहाँ से सॉल्व होकर आपका 1 - x ही आ जाएगा। इस तरह है जैसे ये, तो इसमें भी हम एक्सपांड कर सकते हैं किसी के भी अलॉन्ग, तो अलॉन्ग एक्सपांड करके इसकी वैल्यू मिल जाएगी। अब आते हैं सारणिक की प्रॉपर्टीज़ पे, जो आपको खास तौर पर ध्यान देना है, इन्हीं पे क्वेश्चंस बनते हैं बड़े। तो पहली प्रॉपर्टी है कि यदि किसी सारणिक की किसी भी पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव शून्य हो तो सारणिक का मान शून्य होता है। मतलब 3/3 में जैसे ये 0 हो, बाकी आपका कुछ भी हो तो इसकी वैल्यू 0 होगी। कोई भी स्तंभ भी 0 हो सकता है, A B C L M N और 0 0 0, तो इसकी वैल्यू भी 0 होगी। तो इस आधार पर हम पहली चीज़ यहाँ सीखेंगे, कोई किसी भी स्तंभ या किसी भी पंक्ति के सभी अवयव शून्य हैं तो सारणिक की वैल्यू 0 होती है। दूसरे पॉइंट पे आते हैं, अगर हम पंक्तियों को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्तियों में बदल दें तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी करस्पॉन्डिंग C को हम उसके करस्पॉन्डिंग R में बदल दें, CI हम जनरल बात कर लेते हैं, तो CI चेंज होगा RI में, संगत वाले से बदलेगा। मतलब C1 इंटरचेंज होगा R1 से और C2 इंटरचेंज होगा R2 से और C3 इंटरचेंज होगा R3 से, उसी के संगत होगा। और यानी C को R में और R को C में बदल दें तो इसकी वैल्यू में कोई अंतर नहीं आएगा। लेकिन अगली प्रॉपर्टी में हम पढ़ेंगे कि जब C और C का इंटरचेंज होगा और या R और R का होगा तो एक माइनस साइन आएगा एक इंटरचेंज में। देखिए ये थर्ड प्रॉपर्टी में है, यदि किसी सारणिक की किन्हीं दो पंक्तियों या स्तंभों को आपस में बदल दिया जाए तो एक माइनस चिन्ह आता है। यहाँ पे देखिए R2 और R3 को बदल रहे हैं, ये R2 है, ये R3 है, इनको इंटरचेंज करेंगे तो एक माइनस आ जाएगा यहाँ, ठीक है। तो वैल्यू उसकी प्लस हो जाएगी फिर, तो माइनस चिन्ह का ध्यान रखेंगे। यानी C और R में विपरीत प्रकार का इंटरचेंज होगा करस्पॉन्डिंग से तो कोई परिवर्तन नहीं, नो चेंज। और अगर C और C का इंटरचेंज है या R और R का इंटरचेंज है तो एक साइन माइनस का आएगा प्रत्येक इंटरचेंज में, एक इंटरचेंज में एक नेगेटिव आएगा। अब हम यहाँ पर देखिए इसमें प्रॉपर्टीज देख सकते हैं कि कोई भी दो पंक्ति या स्तंभ बराबर हो, तो देखिए इधर ये 3 3 3 है, ये 2 2 2 2 2 3 3 है, तो ये इक्वल है। यानी किसी भी सारणिक में कोई भी दो पंक्ति या कोई भी दो स्तंभ के सभी अवयव शून्य हैं, बराबर हैं, तो अभी सारणिक की वैल्यू 0 होती। तो यहाँ बराबर में हम 1 बना सकते हैं, इससे हम 2 कॉमन ले सकते हैं, इससे 3, तो 2 और 3 बाहर आएंगे, कॉमन बिल्कुल सभी एक पंक्ति या स्तंभ से होता है, 3 2 3 और 1 1 1 1 1 1, तो ये इक्वल हो जाएंगे, इससे वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। और हम किसी भी राशि से अगर गुणा करना हो तो गुणा हम किसी भी एक पंक्ति या स्तंभ से करते हैं, जिस तरह गुणा होगा उसी तरह कॉमन ले सकते हैं किसी एक, यानी k से गुणा करने पर गुणा आपका किसी भी एक पंक्ति या किसी भी एक स्तंभ में हम कर सकते हैं। k से गुणा करने पर कोई भी एक पंक्ति में हम k का गुणा कर सकते हैं या किसी भी स्तंभ में गुणा कर सकते हैं, और पंक्ति और स्तंभ के हिसाब से ही हम कॉमन ले सकते हैं। तो दो सारणिकों को अगर योग के रूप में तोड़ना है तो देखिए, और कॉलम के हिसाब से भी तोड़ सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए A1 B1 C1 A2 B2 है, इसमें सब में हमने पहले वाली रो में x को ऐड किया है, देखिए x1 x2 x3, तो इसको हम तोड़ के इस तरह लिख सकते हैं। पहले वाले में A1 A2 A3 आ जाएंगे, बाकी जेट रहेंगे, दूसरे वाले में ये आ जाएंगे। इस तरह भी इसको तोड़ सकते हैं, A1 B1, ये मैं अलग से ले रहा हूँ उदाहरण, यहाँ पे x1 x2 x3 और B1
A2 B2 C2 A3 B3 C3 इस तरह है। तो फिर यहाँ भी 2 में हम तोड़ सकते हैं और इसमें पहले वाले में ये आ जाएंगे A1 B1 C1 दोनों बाकी एज इट इज रहेंगे, ये भी यही रहेगा A2 A3 और इधर आ जाएगा X1 X2 X3 और ये दोनों एज इट इज रहेंगे। तो इस तरह भी इसको तोड़ सकते हैं और गुणा करके भी हम ऑपरेशंस लगा सकते हैं। जैसे देखिए इधर तोड़ा है इन्होंने इसी तरह, जैसे हमने ये ऑपरेशन किया है देखिए, तो लिखने का तरीका भी यहाँ ध्यान देना है। जैसे हमने लिखा है R1 इम्प्लाइज R1 प्लस KR2, तो इसका मतलब है जो भी घटित होगा R1 के साथ होगा और R1 में KR2 का ऐड करेंगे और K का गुणा R2 में होगा, फर्क पड़ेगा सिर्फ R1 में जो यहाँ लिखा होता है। तो देखिए इसमें हमने ये ऑपरेशन लगाया तो ये मिलेगा। फिर हम इसको 2 में ब्रेक भी कर सकते हैं, तो ब्रेक इस तरह किया है देखिए, ये भी लगा सकते हैं। और अगर हम सारणिक किसी भी कोई x की पर्टिकुलर वैल्यू रखने पर अगर सारणिक 0 हो रहा हो तो इससे हम ये पता कर सकते हैं कि इसका एक गुणनखंड x माइनस a बराबर ही, जैसे आपका पॉलिनोमियल में होता था। देखिए यहाँ पे 1 1 1 और x a b और ये है, तो अगर हम x बराबर a रखें तो ये वैल्यू 0 हो रही है बराबर से, तो इससे हम कह सकते हैं कि इसका एक गुणनखंड x माइनस a अवश्य होगा। तो जैसे इसमें हमें वैल्यू इसकी 49 दी है और इसकी वैल्यू पूछी है, तो हम चीज़ों को कॉमन और गुणा भाग भी कर सकते हैं। तो हमें इसका अगर डायरेक्ट यूज करना है 49, तो चलिए इसमें हम कॉमन सोचते हैं जो इसकी वैल्यू हमें चाहिए। तो इसमें 2 कॉमन है फिलहाल, पहले वाले स्तंभ से 2 और दूसरे वाले स्तंभ से 3 और इस वाले से कॉमन आ रहा है आपको यहाँ चाहिए 4। तो मैं कॉमन किस तरह लूँ यहाँ पे कि इधर आपका आ जाए 3, तो कॉमन लूँगा मैं 1/3 1। तो देखिए क्या मिलेगा यहाँ से हमें, फिलहाल 2 में कॉमन लीजिए तो ये आएगा, पहले इसमें 2 कॉमन लिया है तो 2 2 1 3 3 1, सॉरी यहाँ 2 कॉमन लिया है तो 3 3 1 और इसमें 3 लिया है तो 1 2 -1 और ये है -8/3 और 10/3 और 2। अब मैं यहाँ पे चाहूँ तो इसको 3 को अंदर भेज सकता हूँ। यहाँ इसके लिए 3 को अगर हम अंदर भेजते हैं तो देखिए क्या होगा, हमें इसके इक्वल बनाना है तो यहाँ पे मुझे गुणा करना होगा, यहाँ -4 चाहिए हमें, तो हमें 3/2 से गुणा करना है, 3/2 से। तो चलिए मैं इधर लिख देता हूँ, 3/2 से गुणा करना है तो यहाँ 2/3 से भाग देना होगा। तो 3 3 1 1 2 -1 इधर 3/2 से गुणा कर दीजिए, 3/2 और ये आ जाएगा 2 गुणा 3/2। तो ये सॉल्व होने पे आपका बनेगा देखिए ये आएगा और 2/3 का हमने बाहर गुणा किया, 3 3 कट जाएगा तो बाहर 4 बचेगा और इसकी वैल्यू हमें 49 दी है, हमें ये यूज करना था जो गिवन था, तो इस तरह पे ही इतना मिल जाएगा हमें। तो हमें किसी भी तरह जो चीज़ लानी थी उसके लिए हिसाब से ही हम यहाँ पे सोचेंगे और हम उसका डायरेक्ट यूज कर लेंगे 49, ठीक है। ये इसमें इकाई के घनमूल है ओमेगा, तो ये इजली देखिए इसमें रिलेशन होता है। इकाई घनमूल को मैं फिर से बताना चाहूँगा, x = 1 हो तो 1 की x की वैल्यू यहाँ से होगी ये, और इसके 3 मान होते हैं, यही कहलाते हैं इकाई के घनमूल। एक मान 1 होता है और 2 मान निकलते हैं इससे ये। तो इससे जो 2 मान आते हैं, एक को ओमेगा कहा जाता है, दूसरे को ओमेगा स्क्वायर। तो इनमें खास रिलेशन होता है कि इन तीनों का सम 0 होता है और ओमेगा क्यूब 1 होता है। इन दोनों का यूज हमें यहाँ करना है। तो ऑब्वियसली इसकी वैल्यू हमें अब 0 आसानी से दिख रही है, क्योंकि हम R1 इम्प्लाइज या C1 कुछ भी लगा सकते हैं। R1 इम्प्लाइज R1 + R2 + R3 ये करेंगे तो 1 + ओमेगा स्क्वायर, इसमें भी आएगा ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर + 1 और इसमें भी यही। तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 और ये 0। तो कोई भी स्तंभ या पंक्ति 0 है तो सारणिक की वैल्यू 0 हो जाती है। और सारणिक का यूज भी है खास तौर पे एरिया निकालने में, और कभी कभी एरिया वाली प्रॉब्लम यहीं से करते हैं और प्रॉब्लम भी आपकी छोटी हो जाती है। ये एरिया तो आपने पढ़ा हुआ है, किसी त्रिभुज के 3 शीर्ष हैं, x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो सारणिक के रूप में हम इसका क्षेत्रफल ये भी लिख सकते हैं, x1 y1 1
x2 y2 1 और x3 y3 1। तो इससे भी हम ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। कभी कभी इससे चीज़ें आसान हो जाती हैं, संरेखी वगैरह प्रूव करना हो तो भी इसका हम यूज कर सकते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 दिखाना हो तो प्रॉपर्टी से आसानी से हम 0 दिखा सकते हैं। ये संरेखी वाली बात है। तो यहाँ पे एरिया 0 होगा, 1/2 का भाग हो जाएगा, तो एरिया हम 0 दिखा देंगे तो संरेखी प्रूव हो जाएगा। इसी तरह इसमें एक शीर्ष ये हैं किसी त्रिभुज के और क्षेत्रफल 13/2 है, तो कह रहे हैं k का मान बताइए। ठीक है, तो इसका हम अगर रफ फिगर भी बनाएं तो देखिए किस तरह बनेगा। बाकी ट्रायंगल से एरिया तो निकल ही आएगा। 2,4 ये हुआ, 3,-2 यहाँ कहीं होगा, और k,5 कहीं भी हो सकता है, तो यहाँ ले लेते हैं। तो ये ट्रायंगल बनेगा इस तरह। हमें इसका एरिया दिया है 13/2। तो जब भी आप एरिया को इक्वल करा के कोई वैल्यू निकालते हैं तो हमेशा मॉड लेना है आपको। देखिए ये तो एरिया होगा, इसमें रख के एरिया निकालेंगे, जो भी एरिया आएगा वो बराबर कराएंगे 13/2 के। तो प्लस माइनस यहाँ पे हमें दोनों केस लेने होंगे। और इसमें हमें संरेखी प्रूव करना है, संरेखी है कि नहीं। तो हम अगर सारणिक से ही करना चाहें तो देखिए x1 y1 1 में रख देंगे, 2 -2 1 और -4 1 1। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अगर 0 आ जाएगा तो संरेखी हैं, अदरवाइज नहीं है। तो 2 0 बना लीजिए, r1 - r2 r2 - r3 से। तो ये -10 +6 और -4, ये हुआ 5 -3 1 0 0 1। अब इसके अलोंग प्रसार कर दीजिए C3 के अलोंग, तो ये भर आएगा, ये प्लस होता है तो ये आएगा आपका 30 -6 × 5, तो 30 - 30 आएगा ये, यानी 0 है। तो इसका मतलब है कि ये संरेखी हैं। अब आते हैं उपसारणिक और सहखंड पे। किसी सारणिक का के अवयव aij का उपसारणिक वह सारणिक है जो i में पंक्ति और j में स्तंभ जिसमें वह उपस्थित है को विलुप्त करने से प्राप्त होता है। अवयव aij के उपसारणिक को mij से व्यक्त करते हैं। चिन्ह भर इसके हमें देखने होंगे क्या है, तो चलिए इसकी वैल्यू देखते हैं। जैसे हमने कोई सारणिक a लिया जिसके ये अवयव हैं, और aij के उपसारणिक के लिए तो a11 का हम उपसारणिक निकालना है, तो ये और ये छूट जाएंगे, ये बनेगा। देखिए ये और ये हट गए, ये आएंगे आपके अवयव, और ये आएंगे के बाद यही वैल्यू होगी आपकी m11 की। ठीक है, a11 का f11। इसी तरह a23 का निकालना है तो m23 होगा वो, और वो मिलेगा आपका ये इस तरह। ठीक है, और i में j का सहखंडज जो Cij होता है और Mij में ये रिलेशन है। तो उपसारणिक तो आप उसी तरह चलेंगे जो आपका रूल है, और सहखंडज जो होगा उसमें हमें चिन्ह का ध्यान देना होगा। तो देखिए सहखंडज को हम C कहेंगे यहाँ पे, तो C का चिन्ह का वर्ण होगा इस तरह। तो इसमें रिलेशन जरा समझते हैं। आईवीं पंक्ति का जेमा अवयव, तो उसका जो सहखंडज Cij बनेगा वो होगा -1 की पावर i + j और Mij। तो यहाँ से निकलेगा, और ये वही चीज़ है -1 की पावर में जो पंक्ति स्तंभ के हिसाब से इसका चिन्ह गवर्न होगा, और -1 की पावर सम और विषम दोनों चीज़ें आएंगी, तो उसी आधार पर इसका चिन्ह निकाला जाएगा। हाँ, किसी वर्ग आव्यूह की किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों को उनके संगत सहखंडों के गुणनफलों का योग उस आव्यूह के सारणिक के मान के बराबर होता है। तो चलिए इसको देखते हैं। इसमें a दिया है आपका ये, जैसे ये एक वर्ग आव्यूह है और सारणिक a इसका ये होगा, इसका हमने प्रसार कर लिया, ये हुआ। अब हम इसके निकालते हैं। a11 का जो साइन है वो हिसाब से होगा, इसको हमें c के टर्म्स में लिखना है, इसको c के टर्म्स में ये लिखा जाएगा, और ये Cij के रूप में लिखना है, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। यही प्रॉपर्टी में कह रहा है, यानी चिन्ह एडजस्ट कर देंगे तो सहखंडज बन जाएगा वो। तो इसमें उपसारणिक तो ठीक है, और सहखंडज ज्ञात करने के लिए हमें साइन देखना होता है। ये तो सीधे सीधे होते हैं। a11 का उपसारणिक जैसे a11 ये है, तो a11 का उपसारणिक आएगा आपका 4।
A11 का उपसारणिक M11 बराबर 4 है, और A12 का -1 है, A21 का 5, A22 का 4 है। अब देखिए आव्यूह का सहखंडज अगर निकालना हो हमें, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, आव्यूह का सहखंडज। तो इसके पहले एडजॉइंट निकालने के लिए हम सीधा सीधा ये देखते हैं कि किसी वर्ग आव्यूह के अवयवों के संगत सहखंडों से निर्मित आव्यूह का परवर्त सहखंडज आव्यूह कहलाता है। तो जो एडजॉइंट ए 2/2 का है, और 2/2 का एडजॉइंट ए तो निकालना आसान है, और ए इनवर्स भी वहाँ से निकाल सकते हैं। तो 2/2 के एडजॉइंट के लिए पहले हम डायरेक्ट देख लेते हैं, उसको याद भी रखेंगे। जैसे एक आव्यूह ए है अल्फा बीटा और ए बी, ये है माना आव्यूह ए इतना, इसका हमें एडजॉइंट ए निकालना हो तो एडजॉइंट ए के लिए मुख्य विकर्ण के अवयवों को बदल देंगे और बाकी का चिन्ह बदल देंगे। तो बी और अल्फा इंटरचेंज होंगे, इनका सिर्फ चिन्ह बदलेगा। तो इससे आपका 2/2 का एडजॉइंट निकल आता है। 2/2 का डायरेक्ट निकल आएगा। 3/3 के लिए हमें सहखंडज निकालने होंगे सब चिन्ह सहित। तो इसमें थोड़ा कैलकुलेशन हो जाती है 3 वाले में। अगर 2/2 का इन्वर्स भी निकालना है तो ए इन्वर्स का सूत्र होता है एडजॉइंट ए अपॉन सारणिक ए, एडजॉइंट ए अपॉन सारणिक ए। तो एडजॉइंट ए 2/2 का इस तरह होगा, और सारणिक ए भी आप ए से निकालेंगे। तो 2/2 में तो आप इजीली कर सकते हैं। और 2/2 का एडजॉइंट निकालने के लिए मुख्य विकर्ण के अवयवों को इंटरचेंज करना है और बाकी का चिन्ह बदलना है, ये ध्यान रखेंगे। मैं कुछ उदाहरण और ले लेता हूँ। जैसे ए है, मान लीजिए -1, 2, -3, -11, ये है ए। अब हमें इसका एडजॉइंट ए लिखना है अगर, तो मुख्य विकर्ण के अवयवों को इंटरचेंज करेंगे। ये है मुख्य विकर्ण के अवयव, तो -11 -1 इंटरचेंज हो गए, बाकी का चिन्ह बदलेगा। तो जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। तो ये 2/2 का सहखंडज हुआ। अब 3/3 के सहखंडज पे आते हैं। तो 3/3 के सहखंडज के लिए अगर आपको परवर्त नहीं निकालना है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि जैसे मैं चलिए इसी की बात कर लेता हूँ। तो इसका अगर हमें सहखंडज निकालना है एडजॉइंट ए का, तो ये बनता है उप सहखंडज से। तो ये निकाले जाएंगे 9 यहाँ पे। सबसे पहले जब 2 की बात करेंगे तो 2 के लिए चिन्ह क्या होगा, इसका धन रहेगा, और ये छूटेंगे तो ये बचेगा। यहाँ पे आएगा आपका, मैं इसी को बड़े में लिख देता हूँ। ये आपका आएगा 2 के बाद 3, 4, 4, 7। सॉरी, इसको मैं एक अगले पेज में लेता हूँ बड़े में, आपको ढंग से समझ में आएगा। तो चलिए इधर बना लेता हूँ मैं। हमें इसका एडजॉइंट ए निकालना है। तो अगर आप सीधा एडजॉइंट ए चाहते हैं तो आप डायरेक्ट चिन्ह सहित इसको वर्टिकल में अगर रखते जाएंगे तो फिर हमें इसका परवर्त भी नहीं निकालना होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसका 2 का सहखंडज निकालेंगे। तो 3, 4, 4, 7 ये आएंगे। इसमें आपका ये और ये छूटेंगे, तो 4, 7, -6 और 10 ये आया। अब हम वर्टिकल में अगर लिखते जाएंगे तो फिर हमें यहाँ पे इसका परवर्त नहीं निकालना होगा। चिन्ह आपके उसी तरह गवर्न होंगे, धन ऋण धन, चिन्ह बाद में लगा देंगे। तो चलिए अब दूसरे की बात करते हैं इसकी। तो ये और ये छूटेंगे, -3 और 3 और 7, 10 ये आएगा। तीसरे में 4 आएगा, तो 4 के लिए आपका बचेगा -3, 4 और 3 -6 इस तरह। फिर लिया जाएगा ये, तो इसके लिए आपके जो छूटेंगे वो ये छूटेगा। तो 3, 4 -6, 10 और इस तरह हमें 3 ये लिखने होंगे क्रम से, वर्टिकल में लिखते जाएंगे। अब हमें चिन्ह इनकी लगाना है। तो पहले प्रसार तो आपका इसी तरह होगा सबका, पहले पे ये और दूसरे पे ये आएगा। तो इसका चिन्ह जो आएगा वही रहेगा, इसमें माइनस लगेगा, इसमें धन ऋण धन ऋण और ये धन ऋण धन, अल्टरनेटिव पॉजिटिव नेगेटिव हो जाते। और सबको एक्सपांड करना है, पहले नंबर पे ये लेना है और दूसरे पे ये लेना है।
यहाँ से आपका सहखंडज निकल आएगा। जैसे यहाँ पे देखें सहखंडज का पहला अवयव मिल रहा होगा आपको 40 और प्लस 42, 40 और 42 प्लस का होगा 82, तो प्लस का 82 पहला आ रहा होगा सहखंडज का। तो इस तरह हम सबके अलग अलग निकालेंगे। ये आ रहा है यहाँ पे आंसर। तो चलिए अब आव्यूह का व्युत्क्रम। तो सबसे पहले तो इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स हमें सीखना है। इसमें हमें पहले तो ये ध्यान देना है कि कब इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो व्युत्क्रम होने के लिए, किसी भी आव्यूह के व्युत्क्रमी होने के लिए हमारे पास ये कंडीशन होनी चाहिए कि सारणिक ए का मान 0 नहीं है। अगर डिटर्मिनेंट ए 0 है तो फिर ये इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हम ये मान के चलते हैं कि जिसकी हम बात कर रहे हैं वो व्युत्क्रमी है। ठीक है, तो किस तरह निकालना है इसका आप ध्यान देना है हमें। तो सूत्र तो आपको यही याद रखना है डायरेक्ट, ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए अपॉन सारणिक ए। इससे हम डायरेक्ट एडजॉइंट ए निकालकर और सारणिक निकालकर इनवर्स निकाल सकते हैं। 2/2 का तो मैं वहाँ बता चुका हूँ। 3/3 में भी आपको एडजॉइंट उसी तरह निकालना है जैसा अभी आपने सीखा है। तो यहाँ पर n एक वर्ग आव्यूह है, n क्रम का एक वर्ग आव्यूह b इस प्रकार है कि ए बी का मान क्या है in, तो ए बी और बी ये दोनों in होंगे। b को a का व्युत्क्रम कह सकते हैं और आगे हम लिख सकते हैं a इनवर्स बराबर b। तो a इनवर्स बराबर i होगा, a इनवर्स a बराबर in होगा। तो हमें सीधा ये सूत्र याद रखना है। ठीक है, तो देखिए 2/2 का यहाँ तो सारणिक 0 है तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। अव्युत्क्रमी आव्यूह के लिए क्या होगा कि सारणिक ए 0 होगा। अगर सारणिक अव्युत्क्रमी है यानी नॉन इन्वर्टेबल है तो इसका मतलब है कि सारणिक ए की वैल्यू 0 होगी, तब इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर व्युत्क्रमी है तो फिर हम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 2/2 के लिए भी हमने सीखा है, तो चलिए इसी का निकाल लेते हैं। इसके लिए 2/2 का हमें इनवर्स अगर निकालना है, पहले हम एडजॉइंट निकालेंगे ए का, और एडजॉइंट निकालने के लिए हमें ए दिया है 1 - 2 3 4, ये गिवन है ये। तो इसमें हम मुख्य विकर्ण के अवयवों को इंटरचेंज कर देंगे ये, और बाकी के चिन्ह बदल देंगे। तो ये आ गया एडजॉइंट। अब सारणिक भी निकाल लीजिए इसका, और इसका सारणिक होगा अंडर 1 × 4 - 3 × -2, तो ये 6 4 10 हो जाएगा। तो ए इनवर्स होगा एडजॉइंट ए अपॉन सारणिक ए। तो 1/10 भी यहाँ कर सकते हैं ऐसे। तो ये इनवर्स आपका निकल आएगा। 2/2 का आसानी से आ जाएगा। तो अगर हमें ये चेक करना हो कि इन्वर्टेबल है कि नहीं, तो हमें सारणिक की वैल्यू चेक करनी होती। अगर सारणिक डिटर्मिनेंट 0 नहीं है तो व्युत्क्रमी होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो हम जब भी ये पूछेगा तो हम सारणिक ए निकालेंगे, प्रसार करके सारणिक ए की वैल्यू निकाल लेंगे। और अगर 0 है तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, इस तरह। तो ये तो आप इजीली चेक कर सकते हैं प्रसार करके। इसमें अभी इतने का व्युत्क्रम पूछा है, तो देखिए वही चीज़ फिर कर सकते हैं। ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट, ये 2/2 का है, एडजॉइंट ए बटे सारणिक ए। सारणिक ए निकाल लीजिए इसका, तो ये होगा 1 × 4 - 2 × 3, और दैट इज -2। और एडजॉइंट क्या होता है 2/2 का कि मुख्य विकर्ण के अवयवों को बदल दीजिए। तो ए को 4 बदल जाएंगे, ये और ये इंटरचेंज होंगे, और बाकी के चिन्ह बदल जाएंगे, और भाग हो जाएगा -2 का। तो फाइनल हो जाएगा -1/2, 4 - 2 - 3 1। ये आपका हो जाएगा ए इनवर्स। प्रत्येक व्युत्क्रम आव्यूह का व्युत्क्रम अद्वितीय होता है, यानी एक ही इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ये भी हम बात कर चुके हैं। तो जनरली 3/3 का पूछा जाएगा, तो एडजॉइंट ए निकालने में आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी है ताकि कैलकुलेशन आपकी गलत ना होने पाए। तो हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे, तो इससे फिर आप पर्याप्त प्रैक्टिस कर सकते हैं। XYZ निकालने वाला भी एक सवाल बनता है 3 नंबर का, तो हम सीधे उदाहरण से ही इसकी बात करेंगे और ज़्यादा बेटर रहेगा। ये एक बार फिर से इसका फाइनल रिवीजन है। प्रॉपर्टी आपकी हम पहले बात कर चुके हैं।
समीकरण में भी हमें जो वर्किंग रूल है इसका समीकरण का, तो समीकरण के पहले हमें इसके जोड़ना, गुणा करना, इन चीज़ों को सीखना होगा। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि दो अवयवों का गुणा किस तरह करते हैं। जोड़ने घटाने में तो आसान है कि संगत अवयवों को जोड़ देते हैं, यानी दो अवयवों का योग और अंतर में बस इतना ध्यान देना है कि इनके क्रम समान है कि नहीं। अगर क्रम समान है तो आप सीधे उन्हें ऐड कर सकते हैं, ठीक है, और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं उसी तरह। तो समान क्रम वाले अवयवों को ही जोड़ा घटाया जाता है, ठीक है। समान क्रम के अवयवों को ही जोड़ और घटा सकते हैं। जैसे 2/2 है तो 2/2 में 2/2 ही जुड़ेगा। ABCD एक लिया और दूसरा मान लीजिए हमने लिया XYLM, इनको ऐड करना है तो बस संगत अवयव ऐड हो जाएंगे, और सब्ट्रैक्ट होना है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो क्रम समान होना चाहिए जोड़ और घटाने के लिए, ठीक। गुणा की बात सबसे महत्वपूर्ण है, और गुणा के लिए हमें कंडीशन पहले समझनी है, फिर इस पर प्रैक्टिस भी पर्याप्त करनी है। तो सबसे पहले गुणा कब संभव होता है दो अवयवों का। जैसे एक अवयव A है और उसका क्रम है M/N, और एक अवयव B है जिसका क्रम है N/P। तो सबसे मस्ट कंडीशन जो है वो ये है कि ये और ये इक्वल होना चाहिए, ये बराबर होना चाहिए, अदरवाइज गुणा संभव नहीं होगा। यानी पहले अवयव में स्तंभों की संख्या और दूसरे अवयव में पंक्तियों की संख्या समान होनी चाहिए, और गुणा होने के बाद फिर ये क्रम आया करता है M/P का। जैसे हम 3/2 का और 2/4 का गुणा करें तो गुणा संभव हो जाएगा। गुणा होने के बाद जो क्रम आएगा वो 3/4 आएगा। यहाँ से ये भी हिंट मिलती है, क्योंकि कहाँ आपको प्लस लगाना कहाँ नहीं है वो यहीं से पता चलेगा, ठीक है। तो गुणा में बेसिकली आपको सबसे पहले तो यही कंडीशन ध्यान देनी है कि पहले अवयव के स्तंभों की संख्या और दूसरे अवयव की पंक्तियों की संख्या बराबर होनी चाहिए। तो अब हम नेक्स्ट इसकी प्रॉब्लम्स नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।